હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ ઇવનિંગ. સ્વાગત છે તમારું આપણો આ પ્રોગ્રામ સવાલ તમારા ભાગ 10માં. આગળ આપણે વાત કરી છે કે લોકોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો વિશે, જેનો હેતુ આપણો અત્યારે પરિપૂર્ણ થવા જઈ રહ્યો એવું લાગે છે. મેડમના ઘણા બધા વિડીયો જોઈને એમાં ઘણી બધી કમેન્ટ્સ આવેલી છે, લોકોના ઘણા બધા સવાલો આવેલા છે. તો એ જ સવાલો વિશે આજે આપણે ચર્ચા કરીશું અને એની વિશે માહિતી મેળવશું આપણે ડૉક્ટર કાજલ માઉંકિયા મેડમ પાસેથી. ગુડ ઇવનિંગ મેમ. ગુડ ઇવનિંગ. તમારા આગળના ઘણા બધા વિડીયો જોયા છે, એમાંથી લોકોની ઘણી બધી કમેન્ટ્સ આવેલી છે કે એમાંથી એમને લોકોને ઘણી બધી માહિતી મળે છે અને એમાં લોકોએ તમારો હિસ્ટેક્ટોમીનો વિડીયો જોયેલો છે કે હિસ્ટેક્ટોમી એટલે શું, કેવી રીતે કરવામાં આવે છે. તો એનાથી લેડીઝો, જેન્ટ્સ એ લોકોને ઘણા જ બધા સવાલો છે કે એમાં પ્રોસિજર શું હોય છે, રેસ્ટ શું હોય છે અને ઘણી બધી કમેન્ટ આવેલી છે. તો આજે આપણે એ વિશે ચર્ચા કરીએ. तो पहला सवाल है कि मैम मेरी बच्चेदानी बाहर आ गई है, क्या वो ऑपरेशन से ऊपर जा सकती है और उसके बाद प्रेगनेंसी रह सकती है? यह जो सवाल है, पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि आपको यह जो वीडियोस आप देखते हो, आपके माइंड में भी ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए. जितना पॉसिबल होगा हम लोग एज अर्ली एज पॉसिबल उसकी रिप्लाई करेंगे, या तो फिर आपके हर जो सवाल है उसको एकत्रित करके एक वीडियो बनाएंगे. तो जो सवाल आया है कि बच्चादानी नीचे आ गई है और उसके लिए ऑपरेशन कर सकते हैं कि नहीं. बच्चादानी जब भी नीचे आती है, जिनकी बार बार और रिकरेंट प्रेगनेंसी हो रही है और शॉर्ट इंटरवल में, जैसे कि पहला बच्चा है, अभी पहला बच्चा 6 महीने का या तो 1 साल का है, दूसरा बच्चा रुक गया है, दूसरी प्रेगनेंसी हो गई है, तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं जिनके मल्टीपल डिलीवरीज हुए हैं, ऐसे सब पेशेंट को बच्चादानी नीचे आने का रिस्क रहता है. यानी कि बच्चादानी के जो लिगामेंट्स रहते हैं वो वीक हो जाते हैं. तो इसकी वजह से उनको, जैसे कि योनि मार्ग में से कोई अंग बाहर आ रहा है, ऐसे तकलीफ़ हो सकती है. किसी को खांसी करते हैं तो पेशाब छूटने की तकलीफ़ हो सकती है. किसी पेशेंट को प्रेगनेंसी रुकने में या तो इंटरकोर्स करने में भी तकलीफ़ आ सकती है. तो ऐसे जो पेशेंट हैं उनके लिए स्लिंग सर्जरी बोलते हैं हम लोग, उसको लैप्रोस्कोपिकली भी कर सकते हैं और एब्डोमिनली भी कर सकते हैं. तो यह जो अप्रोच है स्लिंग सर्जरी, यानी कि जो लिगामेंट्स हैं उसको टाइट कर देते हैं विद द मैश, और उसके बाद आप नेचुरली भी कंसीव कर सकते हो अगर और कोई दूसरे फैक्टर्स नहीं है इनफर्टिलिटी के तो. और उसके बाद आपकी डिलीवरीज भी नॉर्मल भी हो सकती है, सिजेरियन भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया. ओके. दूसरा सवाल है कि अगर बच्चेदानी निकाल देते हैं तो उसके बाद सेक्सुअल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ सकती है? बच्चादानी निकालने के बाद, यह जो सवाल है बहुत ही कॉमन सवाल है. काफ़ी लोगों, जब भी हम हिस्टेक्टमी एडवाइस करते हैं, यानी कि बच्चादानी निकालने की सर्जरी एडवाइस की जाती है, तभी काफ़ी महिलाओं के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि उसके बाद जो इंटरकोर्स है वो पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, या तो उनकी सेक्सुअल लाइफ कैसी होगी. तो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि जो गर्भाशय का जो ऑपरेशन करते हैं बच्चादानी निकालने का, तो जो सर्विक्स और यूट्रस जो है उतना ही हम लोग रिमूव करते हैं. कोई पेशेंट रहते हैं जिसमें अगर ओवरीज में भी तकलीफ़ है तो दोनों बाजू के अंडाशय भी निकाले जाते हैं. यानी कि 2 प्रकार की सर्जरी होती है. एक सर्जरी है जिसमें अंडाशय नहीं निकालते हैं, दूसरा सर्जरी है जिसमें दोनों बाजू के अंडाशय निकाले जाते हैं. दोनों में से कोई भी पेशेंट को इंटरकोर्स करने में तकलीफ़ नहीं आती है. खाली जिनका दोनों बाजू का ओवरीज रिमूव किया है उनको सडनली सर्जिकल मीनोपॉज आ जाता है. तो उनको जैसे ईस्ट्रोजन करके जो हार्मोन रहता है वो बॉडी में एकदम सडनली ही कम हो जाता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वह अंडाशय में से उसका प्रोडक्शन होता है. तो जब भी आपके दोनों ओवरीज निकाले जाते हैं तो आपको सडन सर्जिकल मीनोपॉज आ जाता है. तो उसकी वजह से वजाइनल ड्राइनेस की तकलीफ़ आ सकती है. उसकी वजह से आपको ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्राइनेस और पेन या तो बर्निंग सेंसेशन हो सकती है. लेकिन जो भी डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जनरली वो लोग ईस्ट्रोजन टैबलेट्स या तो ईस्ट्रोजन जेल एडवाइस करते हैं. सो अल्टीमेटली आंसर, यह सवाल का जवाब यह है कि बच्चादानी का ऑपरेशन करने के बाद
जनरली सेक्सुअल लाइफ में या तो इंटरकोर्स में तकलीफ नहीं आती है। ओके, एक यही सवाल है कि अगर बच्चेदानी निकाल दी है तो उसके बाद वजाइनल ड्राइनेस हो रही है तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? वजाइनल ड्राइनेस जो है उसके 2 रीज़न, जैसे अभी मैंने बताया कि अगर बच्चादानी के ऑपरेशन के साथ दोनों बाजू के ओवरीज रिमूव किए हैं तो उनको वजाइनल ड्राइनेस की तकलीफ आ सकती है। उसके लिए आपको वजाइनल जेल, जो ईस्ट्रोजन जेल रहती है वह आप यूज़ कर सकते हो। लिग्नोकेन जेली आती है वह भी आप यूज़ कर सकते हो। ईस्ट्रोजन के जो टैबलेट्स आते हैं वह भी यूज़ कर सकते हो। ओके, दूसरा सवाल है कि बच्चेदानी के ऑपरेशन के बाद कोई प्रॉब्लम होगी? बच्चेदानी के ऑपरेशन के बाद कोई प्रॉब्लम होगी, बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब काफ़ी लंबा इसका जवाब हो सकता है। और कौन सी प्रॉब्लम, ठीक है, जनरली जो हम एडवाइस करते हैं हिस्टेरेक्टमी, तभी हम पेशेंट से काउंसलिंग कर लेते हैं कि बच्चादानी के ऑपरेशन के बाद एज सच कोई भी तकलीफ नहीं होती है, लेकिन पेशेंट के माइंड में काफ़ी सारे सवाल रहते हैं तो उसका हम उनको क्लियर काउंसलिंग कर देते हैं। लेकिन जनरली कोई भी ऑपरेशन होता है तो उसके एनेस्थेशिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जो रूटीन रहते हैं। कोई भी सर्जरी के वो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सो जैसे कि एनेस्थेशिया के बाद जब भी उसका इफेक्ट वेयर ऑफ होता है तो पेशेंट को थोड़ा पेन फील होता है, कोई पेशेंट को नौशिया, वॉमिटिंग वगैरह हो सकता है। लेप्रोस्कोपिकली जब भी ऑपरेशन किया जाता है बच्चेदानी का तो बिकॉज लेप्रोस्कोपी में CO2 गैस रहता है, वो पहले न्यूमोपेरिटोनियम बनाते हैं, यानी कि पेट में गैस भरते हैं, तो उसकी वजह से भी कभी कभी शोल्डर पेन होता है, टिप ऑफ द शोल्डर पे पेन होता है, एब्डोमेन थोड़ा हैवी लगता है, ऐसे सब प्रॉब्लम आ सकती है। अभी कोई पेशेंट है जिनको चॉकलेट सिस्ट है या तो एंडोमेट्रियोसिस है, जिनका यूट्रस, ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब्स, इंटेस्टाइन सब एकदम एडिशन हो गए, यानी कि पूरा चिपक गया है, जिसे हम फ्रोजन पेल्विस कहते हैं। तो अगर कोई पेशेंट को फ्रोजन पेल्विस है और उसका अगर बच्चेदानी रिमूव करने का ऑपरेशन हो रहा है तो यह पेशेंट को इंटेस्टाइन, जब भी इंटेस्टाइन सेपरेट करते हैं, जो भी एडेशन हो गए उसके साथ, तभी इंटेस्टिनल इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। अगर वो ब्लैडर के साथ, पेशाब की जो थैली है उसके साथ एडेशन है तो वहाँ पे भी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। हालांकि पेशेंट को पहले ही काउंसिल किया जाता है कि अगर फ्रोजन पेल्विस का केस है तो ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। और जनरली ऐसे जो पेशेंट रहते हैं उसमें हम लोग जो GI सर्जन रहते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जन, उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। और अगर टीम में काम करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज बेटर। अगर किसी का ब्लैडर जो है, यानी कि पेशाब का जो थैली है या तो यूरेटर्स जो है वो अगर बीच में आ रहे हैं तो वो टाइम यूरोसर्जन का भी हम ओपिनियन ले सकते हैं, उनको भी साथ में रख के हम यह ऑपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चेदानी के ऑपरेशन के बाद रेस्ट कितना ज़रूरी रहता है? बहुत ही कॉमन सवाल है कि बच्चादानी का ऑपरेशन के बाद कितना समय रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी पेशेंट रहते हैं और जो पुराने बुजुर्ग हैं उनके माइंड में ऐसा है कि ये बहुत ही बड़ा ऑपरेशन है और यह ऑपरेशन के बाद मिनिमम आपको 3 months to 6 months कंप्लीट रेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो लैप्रोस्कोपिकली हम ये सर्जरी करते हैं तो 1.5 महीने का परहेज रहता है, कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं होता है। क्योंकि अगर कंप्लीट बेड रेस्ट आप करते हो उसके साथ साथ काफ़ी सारे फैमिलीज़ में ऐसा रहता है कि गोंद के लड्डू है या तो जो भी पाक वगैरह रहता है, ड्राई फ्रूट्स का कुछ बनाते हैं वो लोग, ठीक है। तो अगर ऐसा सब खाना आप ले रहे हो, उसके साथ आप कंप्लीट बेड रेस्ट करते हो 3 to 6 months, तो आपको वेट गेन की समस्या होनी ही होनी है। लेकिन होता ऐसा है कि लोग रेस्ट करते हैं, फिर वेट गेन होता है और वो कोसते हैं ऑपरेशन को कि ऑपरेशन के बाद हमारा वजन बढ़ गया या तो पेट फूल गया। सो यहाँ पे मैं यह क्लियर करना चाहती हूँ कि ऑपरेशन के बाद आप 7 days to 15 days रेस्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है आपको परहेज रखना है। परहेज मतलब कि आपको भारी सामान नहीं उठाना है, नीचे ज़मीन पे नहीं बैठना है। दूसरे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होनी चाहिए, खांसी वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यह सब परहेज आपको रखना है रादर देन कंप्लीट बेड रेस्ट, ठीक है। सो यह सब इम्पोर्टेंट बातें
रहती है। और काफ़ी पेशेंट का क्वेश्चन रहता है कि हम कितने समय के बाद मुसाफरी कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं। सो आइडियली ऑपरेशन के बाद 7 to 15 डेज़ के बाद आप ट्रैवलिंग कर सकते हो। इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो 1 महीने के बाद आप ट्रैवलिंग करो तो भी कोई समस्या नहीं है, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी आफ्टर 7 to 15 डेज आप ट्रैवलिंग कर सकते हो। ओके, सवाल है कि बच्चेदानी निकालने की प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? बच्चेदानी का जो ऑपरेशन होता है, जैसे मेरे वीडियो में भी मैंने समझाया है कि एक अप्रोच रहता है कि एब्डोमेन में जो सीजर का जो स्कार रहता है वह जगह से हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। दूसरा रहता है वजाइनल यानी कि योनि मार्ग से सर्जरी हो सकती है। और तीसरा है कि लैप्रोस्कोपिकली। जनरली पॉसिबल होता है तब तक लैप्रोस्कोपी का ही ऑप्शन हम लेते हैं, लेकिन अगर किसी का यूट्रस बहुत ही बड़े साइज़ का है तो यह पेशेंट में एब्डोमिनल अप्रोच भी लेना पड़ सकता है। सो यह जो 3 ऑप्शंस हैं, यह 3 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन से ऑपरेशन कर सकते हैं। नॉर्मली कोई भी सर्जरी अगर करते हैं तो मिनिमम 1 आवर to 2 आवर्स का टाइम लगता है। और अगर कोई पेशेंट है, जैसे मैंने बताया कि फ्रोजन पेल्विस है, एंडोमेट्रियोसिस है, ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस है कि जहाँ पे इंटेस्टाइन भी चिपके हुए हैं, पेशाब का थैली जो है वो भी चिपका हुआ है, ब्लैडर, यूरेटर वगैरह, तो यह सर्जरी लंबी भी चल सकती है। ओके, एक सवाल है कि स्कूटी ऑपरेशन के बाद स्कूटी कितने समय के बाद चला सकते हैं? ऑपरेशन के बाद अगर आपको स्कूटर, एक्टिवा वगैरह चलाना है या तो कोई भी 2 व्हीलर्स चलाना है तो आइडियली आप 6 हफ्ते के बाद चलाएं तो बेटर रहेगा, क्योंकि अंदर के भाग में जो हम स्टिचेस लेते हैं उसको डिज़ोल्व होने के लिए, उसको एब्जॉर्ब होने के लिए मिनिमम 6 वीक्स लगते हैं। तो आइडियली 6 हफ्ते के बाद अगर आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर वगैरह चलाना है तो आप उसके बाद ही चलाएं। ओके, ऑपरेशन के लिए खून की मात्रा कितनी ज़रूरी रहती है? ऑपरेशन के लिए खून की मात्रा यानी कि हीमोग्लोबिन का जो लेवल रहता है अपने इंडियन फीमेल्स में मिनिमम 10 के ऊपर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जनरली जिनको ये ऑपरेशन एडवाइस किया जाता है मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट में हैवी ब्लीडिंग की समस्या रहती है। अगर हैवी ब्लीडिंग की समस्या है, जैसे कि किसी को फाइब्रॉइड्स की तकलीफ़ है, किसी का गर्भाशय का अंदर का जो लेयर है, ठीक है, उसका थिकनेस बढ़ रहा है यानी कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है, ऐसे सब पेशेंट में हैवी ब्लीडिंग की समस्या रहती है। जब भी हैवी ब्लीडिंग की समस्या है तो उनका हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है। काफ़ी पेशेंट आते हैं 4-5 हीमोग्लोबिन का लेवल रहता है, तो ऐसे पेशेंट जो है उनको पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है यानी कि खून चढ़ाना पड़ता है। मिनिमम उनका जो हीमोग्लोबिन है वो 10 आ जाता है, उसके बाद ही ऐसे पेशेंट को ऑपरेशन के लिए लेना चाहिए। ओके, एक सवाल है कि बच्चेदानी बाहर आ रही है और यूरिन पास करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको क्या करना चाहिए? जैसे फर्स्ट जो क्वेश्चन था कि बच्चादानी बाहर आ गई है और उनको प्रेगनेंसी रखनी थी, तो सेम वे कि जैसे ही बच्चादानी नीचे आती है, बच्चादानी नीचे सरकती है, तो उसके साथ साथ तो पेशाब की जो थैली है यानी कि जो ब्लैडर है वो भी नीचे आती है, वो भी लूज़ हो जाती है, उसके भी जो लिगामेंट्स हैं वो लूज़ हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट को बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होना या तो खांसी करते हैं तो पेशाब छूट जाना, ऐसी सब समस्या होती है। और जब भी उनके जो अंडरगारमेंट्स हैं बार बार मतलब खांसी करते हैं, भारी वजन उठाया तो पेशाब छूट जाता है, उसकी वजह से उनको इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकता है और रिकरेंट यूटीआई की समस्या आ सकती है। तो उनको जो ट्रीटमेंट है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका हाइजीन लेवल जो है वो अच्छे से मेंटेन करना है। जैसे आपको यह समस्या है तो जनरली हम लोग पहले तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है उसको क्लियर करने के लिए मेडिसिन वगैरह दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह। फिर आपके जो लिगामेंट्स हैं जो लूज़ हो गए उसके लिए कीगल्स एक्सरसाइज, यानी कि जिनको पेशाब की थैली नीचे सरक गई है या तो बच्चादानी नीचे सरक गई है, फर्स्ट ग्रेड में है, माइल्ड वैरायटी है, तो उनको कीगल्स एक्सरसाइज यानी कि फॉर एग्जांपल यह एक्सरसाइज कैसे करना है उसके काफ़ी सारे वेज है। फर्स्ट बहुत ही इजी रास्ता वह है कि जैसे आप अपना काम कर रहे हो, किचन में हो, खाना बना रहे हो, एनी टाइम सुबह 10, दोपहर को 10 टाइम और रात को 10 टाइम, यानी कि पूरे दिन में अगर आप धीरे धीरे करके इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। इमरजेंसी आप फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन में गए हो, वहाँ पे वॉशरूम वगैरह अवेलेबल नहीं है और आपको पेशाब रोकने की ज़रूरत पड़ती है,
तो आप जो नीचे की जगह है उसको एकदम अंदर की तरफ जो खींचते हो पेशाब रोकने के लिए, वैसे ही एक्सरसाइज आपको करनी है 10 टाइम्स सुबह में, 10 टाइम्स दोपहर को और 10 टाइम्स रात को, यानी कि पूरे दिन में 30 टाइम्स होगा। धीरे धीरे इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो आप बढ़ाते जाओ। एटलीस्ट आप 50 to 60 टाइम्स इन अ डे करते हो तो धीरे धीरे करके आपके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है उसका टाइटनिंग होगा और आपकी यह जो समस्या है वो धीरे धीरे कम होगी। एटलीस्ट कीगल्स एक्सरसाइज हम जो एडवाइस करते हैं मिनिमम 3 to 6 मंथ्स, ठीक है। अगर आपको रिजल्ट दिखता है तो आप कंटिन्यूस यह एक्सरसाइज कर सकते हो। ओके, एक सवाल है कि ऑपरेशन के 6 हफ्ते के बाद कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो उनको क्या करना चाहिए? ऑपरेशन के 6 हफ्ते के बाद उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है। जनरली क्या होता है कि हम लोग 15 to 20 डेज तो उनको जो लैक्सेटिव वगैरह रहते हैं वह एडवाइस करते हैं, लेकिन कोई भी लैक्सेटिव है या तो कोई भी ऐसी मेडिसिन है आप लाइफ लॉन्ग नहीं ले सकते हो। तो उसके लिए बेस्ट जो ऑप्शन है कि आपका जो फूड इनटेक है, आपका जो डाइट है उसको आपको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई यानी क्या करना है, रूटीन आप जो खाना खाते हो वो तो लेना ही है आपको, लेकिन उसके साथ साथ जो फ्रूट्स है, ठीक है, खट्टे फ्रूट्स है, मौसम्बी, ऑरेंजेस है, कीवी है, पपीता है, ऐसे सब फ्रूट्स आप ले सकते हो। प्लस आपका जो वाटर इनटेक है, क्योंकि मैं रूटीन प्रैक्टिस में ओपीडी में देखती हूँ कि मैक्सिमम लेडीज़ का ये रहता है कि मैम हमको टाइम ही नहीं मिलता है या तो हम भूल जाते हैं कि हमको पानी पीना है। सो फॉर एग्जांपल आपका जो रूटीन है कि सुबह में ब्रेकफास्ट करना है, आफ्टरनून में लंच लेना है और रात को डिनर लेना है। सो ये 3 मील्स के बीच में आप पानी पीने का भी एक टाइम फिक्स कर लो कि 9 बजे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, 10 बजे आपको 1 गिलास पानी पीना है, 11 बजे 1 गिलास पानी पीना है। सो एटलीस्ट सुबह में उठने के बाद 2 गिलास, आफ्टर ब्रेकफास्ट 2 गिलास, लंच के बाद 2 गिलास जो बीच का टाइम है उसमें, डिनर के बाद 2 गिलास, एटलीस्ट आपका 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर यानी कि 2 लीटर्स पानी मिनिमम हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा पी सकते हो तो एटलीस्ट आप 3 to 4 लीटर्स तक भी पानी पी सकते हो, बट मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 1.5 लीटर से 2 लीटर तक का। सो वाटर इनटेक अच्छा रखो। जो वेजिटेबल्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसका सेवन आप कर सकते हो, यानी कि हरे पत्ते वाली सब्जियां। फिर फ्रूट्स जो है जैसे मैंने बताया वैसे सब फ्रूट्स का सेवन करो तो मेरे हिसाब से आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। ओके, एक सवाल है कि मेरी मम्मी का वो किडनी पेशेंट है और उनका राइट किडनी डैमेज है और उनको ब्लीडिंग 4 साल से ज़्यादा हो रही है, तो किडनी प्रॉब्लम के साथ ये बच्चेदानी का ऑपरेशन कर सकते हैं कि कोई उससे प्रॉब्लम होगा, उस रिगार्डिंग उनको पूछना है। अगर किडनी डैमेज है और उनको बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाना है तो श्योरली पहले तो ओवरऑल उनका फिज़िकल बिल्ड कैसा है, ठीक है, उनके जो मेटाबॉलिक जो ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह, सीरम क्रिएट वगैरह कैसा है, वो सब देखने के बाद ही यह डिसीजन ले सकते हैं। जनरली ऐसे जो पेशेंट रहते हैं उनका टर्शरी हेल्थ केयर रहता है, जैसे कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ पे आईसीयू बैकअप है, फिजिशियन अवेलेबल है, यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल है, ऐसी जगह पे उनका ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन उनके सिम्टम्स क्या है, एज फैक्टर क्या है, ठीक है, उनका डायग्नोसिस करने के बाद सर्जरी एडवाइस कर सकते हैं। ओके, बच्चेदानी, ट्यूब और ओवरीज रिमूव कर दिया है तो लॉन्ग टाइम फिट रहने के लिए उनको क्या ध्यान रखना ज़रूरी है? कोई भी पेशेंट है, चाहे उनका ओवरीज रिमूव किया है या नहीं किया है, जनरली मेरी जो एडवाइस रहती है कि आपको हेल्दी फूड हैबिट्स फॉलो करनी है, क्योंकि कोई भी मेडिसिन रहेगी आपको 3 महीने हम दे सकते हैं, 6 महीने दे सकते हैं, लाइफ लॉन्ग ऐसी कोई मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। सो आपको बेसिकली क्या फॉलो करना है कि आपका एक रूटीन बनाना है कि सुबह में आप उठते हो, जैसे बताया मैंने कि एटलीस्ट आपको 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, 2 ग्लास पानी पीना ही पीना है बिफोर ब्रेकफास्ट। फिर आपको मिनिमम 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स कोई भी एक्सरसाइज आप करो, आइदर वॉकिंग करो, जुम्बा करो, योगा करो, फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आप कर सकते हो। सिंपल आपको वॉकिंग या तो साइकिलिंग करना है तो वह भी आप फॉलो कर सकते हो, बट उसको एक रूटीन बना दो। उसके बाद आपका जो रूटीन ब्रेकफास्ट है वो आप ले सकते हो। आपका जो फूड है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है यानी कि चीनी जो है उसका सेवन कम करें। तेल वगैरह जो है, ऑयली चीज़ें हैं जैसे पूरी वगैरह है,
इसका सबका सेवन जितना हो सके उतना कम करो, क्योंकि यह जो चीज़ है जो ऑयली है, जैसे फर्मेंटेड फूड है, यानी कि ढोकला है या तो पूरी है, भजिया वगैरह जो भी है, ऐसी जो आइटम्स है यह डाइजेस्ट होने के लिए हैवी रहता है, तो इसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन है, गैस है, ऐसी सब प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा है आपका जो लंच है उसमें आप रोटी सब्जी, हरे पत्ते वाली सब्जी ले लो, या तो स्प्राउट्स वगैरह ले सकते हो, बटर मिल्क वगैरह ले सकते हो। फिर आपका जो डिनर है, डिनर हमेशा लाइट रखो, यानी कि जो रूटीन घर में आपका ट्रेडिशनली खाना बनता है वो ले सकते हो, लेकिन डिनर में हो सके तो आप गेहूँ अवॉइड करो, ज्वार बाजरी वगैरह है, ओट्स वगैरह है, इसका सब सेवन करो। खिचड़ी वगैरह मतलब जैसे लाइट खाना है, दलिया है, ऐसा सब आप ले सकते हो। और वाटर इनटेक जैसे बताया मैंने कि पूरे दिन में एटलीस्ट 8 से 10 गिलास पानी पीने का दिया ही रखो। मिनिमम 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स एक्सरसाइज। हेल्दी फूड हैबिट्स, यानी कि लो कार्बोहाइड्रेट और हाई प्रोटीन इनटेक रहेगा तो जनरली प्रॉब्लम आने के चांसेस कम रहते हैं। एक सवाल है कि ऑपरेशन के कितने टाइम के बाद भारी चीज़ उठानी चाहिए? ऑपरेशन के कितने हफ्ते बाद भारी चीज़ उठा सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि आपकी जो परहेज है कि हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना है, यह सब परहेज आपको 6 हफ्ते तक फॉलो करनी है। तो आपका एक बार 6 हफ्ते हो जाते हैं, आपका जो रूटीन फॉलोअप रहता है 1.5 महीने के बाद वो हो जाता है, उसके बाद आप वज़न वगैरह उठा सकते हैं। आपका जो रूटीन लाइफ है वो आप रूटीन एक्टिविटी फॉलो कर सकते हो। ऑपरेशन को 1 साल हो गया है और पर वजाइनल उनको स्पॉटिंग आ रहा है, ब्राउनिश डिस्चार्ज आ रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ऑपरेशन को 1 साल हो गया है और उसके बाद ब्राउनिश स्पॉटिंग हो रही है तो आपका पहले तो एक गायनेक चेकअप होना ज़रूरी है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो वजाइनल वॉल्ट रहता है, जो हम लोग स्टिचेस लेते हैं, वहाँ पे अगर ज़्यादा अगर टिश्यू आ गई है, जिसको हम ग्रैनुलेशन टिश्यू बोलते हैं, या तो अगर उसमें कोई चेंजेस आए हैं तो उसके लिए पैप स्मीयर भी एडवाइस किया जाता है। तो एक बार आपका नीचे से चेकअप हो जाएगा, उसके बाद बेटर गाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो सकती है, या तो कभी कभी पेशेंट रहते हैं जो डायबिटिक पेशेंट है, मोस्ट कॉमन की कोई इन्फेक्शन है उनको, तो उसकी वजह से भी ऐसी ही प्रॉब्लम आ सकती है। ऑपरेशन के कितने टाइम के बाद बस ट्रैवलिंग कर सकते हैं? 100 किलोमीटर से ज़्यादा जाना है तो कितने टाइम के बाद? बस की जो ट्रैवलिंग है, क्योंकि जनरली बस ट्रैवलिंग बहुत रैश होती है, जो बम्प्स वगैरह हैं वो सब अच्छे से टैकल नहीं किए जाते हैं। सो जनरली मेरी यह राय है कि बस की अगर मुसाफरी आपको करनी है तो बेटर है आप 6 हफ्ते के बाद ही मुसाफरी करें। सो फ्रेंड्स, जैसे आपके अब तक के जो सवाल थे मेजॉरिटी हमने कवर कर दिए हैं, लेकिन और भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं यह टॉपिक के रिलेटेड, अगर आपको लगता है कि और कोई टॉपिक आपको चाहिए कि उसके बारे में हम चर्चा करें, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो और जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि वह टॉपिक या तो आपके जो क्वेश्चंस हैं उसका हम रिप्लाई करें। तो मित्रों, આજે આપણે ચર્ચા કરી જે સવાલો તમારા હતા, જેઓ તમે કમેન્ટ બોક્સમાં લખી આપેલા, તો આવા જ ઘણા બધા સવાલો જે હશે તે તમે નીચે કમેન્ટ બોક્સમાં લખી શકો છો। અને કોઈ એવા સવાલો છે કે તમારે કોઈ ટોપિક છે એવું કે જેના વિશે તમારે વિગતવાર ચર્ચા કરવી છે કે જાણવું છે, તો તે બી તમે કમેન્ટ બોક્સમાં લખી શકો છો। તો જોતા રહો દર બુધવારે સવાલ તમારા રાત્રે 8 વાગે। થેન્ક યુ।